हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @chem with विशाली। वह हमारी CUET UG वन शॉट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं जिसमें अल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको करने ही करने हैं। तो सबसे पहली तो है इसके अंदर आपकी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। SN1 एंड SN2 रिएक्शन मतलब इन दोनों का मैकेनिज्म जो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये 2 टाइप के मैकेनिज्म किए थे। एक तो ये, सेकंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थर्ड आपकी हेलो एरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा जितनी भी आपकी इस चैप्टर के अंदर नेम रिएक्शंस हैं वो सब आपको कवर करने हैं। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से काउंट होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और अब इस वीडियो में हम सारे के सारे इस चैप्टर के PYQs डिस्कस करेंगे जो 22 और 23 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल इन नेचर। कायरल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कायरल कंपाउंड्स होते कौन से हैं, ठीक है। तो कायरल कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके पास एक कायरल सेंटर या कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, और कायरल कार्बन वो होगा जो आपके चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई और भी लिख सकते हो C की जगह, ठीक है। जिसके पास ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं। ये आपके ग्रुप भी हो सकते हैं डिफरेंट और एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा आपका कायरल इन नेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Br, ठीक है। अगर मैं इसके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करूं, इसकी टेट्रावेलेंसी, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे। अब आप इस वाले कंपाउंड में देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला कार्बन, आप फर्स्ट कार्बन देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ये अल्काइल पार्ट है, लेकिन इस पे क्या है? 2 हाइड्रोजन जो है वो सेम है। लेकिन कायरल कंपाउंड में क्या होना चाहिए? ऑल दी 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है। इस कार्बन पे भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ऑन दिस कार्बन देयर इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन एंड ऑन दिस कार्बन देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट कंपाउंड आपका कायरल कंपाउंड नहीं है। देन आपके पास आता है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर मैं 2 पे ब्रोमीन लगा दूं तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्रुप बन गया? मिथाइल। और ये आपका बन गया इथाइल ग्रुप, ठीक है। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब इसके अंदर एट लीस्ट एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो दिस इज योर कायरल कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 ब्रोमोप्रोपेन की, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन में क्या होगा? यहाँ पे H और Br तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों साइड क्या है? आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, जो सेम होने की वजह से फिर से ये आपका कंपाउंड कायरल नहीं है। और 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 में क्या है कि आपके पास यहाँ पे Br, यहाँ OH है, यहाँ भी आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये कंपाउंड भी आपका कायरल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी। हमें क्या दिया गया है? हमें टॉल्यून दिया गया है। जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है इसको क्या बोलते हैं? टॉल्यून, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क, ठीक है। इसके लिए हमें 2 रिएक्शंस हमने देखी थी कि अगर आपके पास CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है और आपको क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी मतलब हेलाइड्स डालने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या कराते हैं? ये आपका साइड चेन हेलोजिनेशन कराते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है रिएक्शन, ठीक है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो लेस नॉन पोलर है, मतलब लेस पोलैरिटी है उस बॉन्ड की एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज जो आपके sp2 कार्बन होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज्यादा होती है। ये आपका sp3 है और ये वाला sp2 है। तो अगर मैं इससे हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है ना वो आपका मोर पोलर होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड लेस पोलर है ड्यू टू लेस डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लेस पोलर बॉन्ड आपका ब्रेक करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। लेकिन अगर यही मैं आपको दे दूं डार्क में मतलब आपके पास कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करा सके, तो फिर क्या होता है आपका यहाँ पे जो क्लोरीन है इस बेंजीन रिंग की वजह से इस Cl2 में पोलैरिटी जनरेट होती है। यहाँ पे आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना, तो पाई बॉन्ड क्या करेंगे, इस क्लोरीन पे अटैक करेंगे जिसकी वजह से ये लेस पोलर हो जाएगा, मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, तो इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है ड्यू टू पाई सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या देते हैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं और आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं इससे। एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक यहाँ पे आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, एक ऑर्थो एंड पैरा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, सिर्फ ऑर्थो दे रखा है, सेकंड में सिर्फ पैरा दे रखा है, और थर्ड वाले में क्या किया हुआ है कि लास्ट में CH3 को हटा के एक्स लगा दिया, तो ये भी नहीं बनता, आपके पास दोनों बनते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन इज। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही होमोलिटिक क्लीवेज हो सकते हैं। CH का जो बॉन्ड है वो बहुत ही कम पोलैरिटी का होता है जिसको हम नॉन पोलर में भी काउंट करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे दूं तो क्या होता है, लाइट ना इस Cl2 का होमोलिटिक क्लीवेज कराती है और फ्री रेडिकल जनरेट कराती है। अब यही फ्री रेडिकल क्या करता है, आगे CH के बॉन्ड को ब्रेक करा के और यहाँ पे फर्दर फ्री रेडिकल रिएक्शन कराता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड्स बन सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि इसके अंदर आपको मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइड प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब आपको अगर चाहिए 1 क्लोरोब्यूटेन तो आपको उसके साथ साथ 2 क्लोरोब्यूटेन भी मिल रहा है, इसमें आपको डाई हैलाइड्स भी मिल सकते हैं। तो ये इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज है। अदरवाइज यहाँ पे ये रिएक्शन कौन से उससे होती है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि डार्क है, तो यहाँ पे आपका Cl2 का होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, तो रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकती, इनिशिएट ही नहीं होगी। थर्ड में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कोई भी कैटलिस्ट भी इसको ब्रेक नहीं करा सकता, उसको कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। ठीक है, और KClH2SO4 ये कंपाउंड तो आयनिक है, ये तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देगा, लेकिन वो CH के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा पाएगा क्योंकि CH का बॉन्ड आपका नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली क्या होता है, जो भी आपके हेलोएरिम्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, रीजन कि उनके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे Cl पॉजिटिव और ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक किया है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसको लेस रिएक्टिव बनाता है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से सेकंड हो गया कि यहाँ पे आपके पास sp2 कार्बन है और आपका जो एल्काइल हैलाइड होता है उसमें sp3 कार्बन होता है, तो बॉन्ड लेस वो ज्यादा पोलर हो जाता है ना, क्योंकि sp3 कार्बन और x, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है और इसकी काफी ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। लेकिन sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी इससे ज्यादा होती है, तो कंपैरेटिवली डिफरेंस कम हो जाता है, तो बॉन्ड आपका लेस पोलर होता है और लेस पोलर बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, थर्ड, अगर ये बॉन्ड आपका टूट भी जाता है तो आपके पास क्या बनेगा, एक फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिजोनेंस की वजह से खत्म नहीं हो सकता। तो इन कुछ रीजंस की वजह से आपका CX बॉन्ड मतलब लेस रिएक्टिव होता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगाए गए हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, क्यों विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपके पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके तो वो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। आप देखो फर्स्ट में कोई ग्रुप नहीं है, सेकंड में आपके पास NO2 है, थर्ड में भी NO2 है और यहाँ पे CH3 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमें हाईएस्ट रेट बताना है क्योंकि
तो अब आपके पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। मैंने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो एंड पैरा पे, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पे कोई ऐसा ग्रुप चाहिए। यहाँ पे आपका ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम लिस्ट 1 विद एग्जांपल फ्रॉम लिस्ट 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट आंसर। तो पहले हम इनके सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से वो किससे मैच करता है। तो फर्स्ट है आपके पास क्लोरोफिनाइल मीथेन, मतलब 1 कार्बन की चेन है, उस पे एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, ठीक है, और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, CH2, ठीक है। अब देखो इसमें हमने इसको मेन चेन क्यों लिया, मैंने क्लोरोफिनाइल मीथेन ही क्यों बोला इसको, क्योंकि देखो जिस भी चेन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो शॉर्टेस्ट चेन हो, वही आपकी मेन चेन बन जाती है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही कार्बन है, उसी पे फिनाइल भी है, उसी पे क्लोरीन भी है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। पर यहाँ पे एक ही पोजीशन है तो हमें 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये किसका स्ट्रक्चर है आपके, ये होते हैं बेंजाइल हैलाइड। हमने दो टाइप के sp3CX बॉन्ड में पढ़े हैं ना, कि जब आपके पास डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे एक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, और जब आपके पास बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे एक्स होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो आपके फर्स्ट वाला है इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट वाले का डी, ठीक है। अब सेकंड हमें दिया गया है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन का मतलब होता है CH2, ठीक है, और क्लोराइड बोला गया है, तो अगर H दो है तो बाकी के दो वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोरीन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपके पास, HHCl और Cl, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, जेमिनल डाइहैलाइड। हमने पढ़ा है ना कि अगर आपके दो एडजेसेंट पोजीशन पे दो कोई भी हैलाइड्स लगे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, और अगर सेम कार्बन पे दो आपके हैलाइड लगे होते हैं तो उनको बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। तो आपका सेकंड वाले का कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, सेकंड वाले के लिए ऑप्शन ठीक है आपका सी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है आपको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये दोनों ही आइसो ग्रुप है, पहले हम समझते हैं आइसो ग्रुप बनता कैसे है। आपको जितने भी कार्बन की चेन दी गई है उसका आप स्ट्रेट चेन बनाओ, ये तो होता है आपका N, ठीक है, इसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल। जैसे इसको मैं अगर 4 कार्बन की कर दूं तो इसको हम बोलेंगे N ब्यूटाइल। और आइसो क्या होता है कि आप ना लास्ट कार्बन को उठा के और लास्ट सेकंड कार्बन पे लगा दो। देखो मैं यहां से सेकंड लूंगी तो ये वाला कार्बन, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये मेरा बन गया आइसो। इसका कैसे करना पड़ेगा कि यहां से कार्बन उठाया और लास्ट सेकंड पे लगाना है, तो लास्ट सेकंड 1 2, ठीक है, यहां पे लगेगा कार्बन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे मुझे पेंटाइल बनाना होता आइसोपेंटाइल, तो वो कैसे बनता है, देखो ये क्लोरीन है, ये तो हो गया आपके पास एन पेंटाइल। अगर मुझे बनाना है आइसोपेंटाइल तो 4 कार्बन बनाओ, यहाँ क्लोरीन लगाओ और एक कार्बन आपका लास्ट सेकंड पे जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका आइसो ग्रुप, ओके। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो पहले तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि आपका जो आइसोप्रोपाइल वाला है वो आपका कैसा है, सेकेंडरी इन नेचर, क्योंकि वो 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। और आइसोब्यूटाइल वाला कैसा है, प्राइमरी। लेकिन ये आप याद भी रखोगे कि सिर्फ आइसोप्रोपाइल में ही आपका कार्बन सेकेंडरी होता है, उसके अलावा जितने भी आइसो ग्रुप हैं उन सब में हमारा कार्बन कैसा होगा, प्राइमरी। चाहे आप 6 का बना लो, 7 का बना लो, ठीक है। तो यहाँ आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, थर्ड का हो गया बी और फोर्थ के लिए हो गया हमारे पास ए। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट आपका फर्स्ट में भी है और डी ऑप्शन में भी है, ए ऑप्शन में भी और डी में भी, ठीक है। लेकिन सी का सेकंड, यहाँ पे सी का थर्ड दिया गया और यहाँ पे सी का सेकंड दिया गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही है। आप बाकी के भी मैच कर सकते हो इससे, ए का फोर्थ, ठीक है, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्विन
इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है। एक बार देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। पहले कराना है आपको मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्विन। टॉल्विन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं टॉल्विन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो क्या होगा यहाँ पे, HNu इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइड चेन क्लोरीनेशन कराएगा ये CH2Cl, ठीक है। और अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराऊं तो एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। अभी मैंने पीछे बताया था ना, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, जब बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच हो। जब आपका हेलाइड था तो उसको बेंजाइल हेलाइड, अब OH दिया गया है तो बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा इस ऑप्शन क्वेश्चन का, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। क्या दिया गया, आपको एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है Br, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है KOH और इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हीट दिया गया है, ठीक है। तो जब आपको एक्वस बेस दिया जाता है तो वहां पे होती है सब्स्टिट्यूशन, Br को हटा के OH आ जाता है। लेकिन यहाँ आपको क्या दिया गया है, एल्कोहलिक बेस दिया गया है। और एल्कोहलिक बेस क्या कराते हैं, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो आपके पास अल्फा पोजीशन पे एक Br है, बीटा पोजीशन इसके लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो तीनों में से किसी भी एक पोजीशन से आपके पास से H जाएगा और ये वाला Br जाएगा, तो आपके पास एक एल्कीन बनेगी इस टाइप की। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहीं से दिखाना चाहो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट करके लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको देखो, आपके इसमें ऑप्शंस में देखो, बाकी सब में तो ऑक्सीजन लगा दिया पर हमारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी ये कंडेंस्ड फॉर्म है कि C के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं और डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी है जो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच डज नॉट शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, SN1 रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बनता है, एल्काइल हैलाइड का CH बॉन्ड ब्रेक होगा, स्लो स्टेप होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन, क्योंकि ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जिसमें आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी उसमें SN1 सबसे फास्ट होगी। तो अब हमें यहाँ देखना है कि कौन से नहीं शो करते, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल नहीं होता ना, उस पर एक ही आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। कंपैरेटिवली देखते हैं हम, पहला दिया गया प्राइमरी, सेकंड दिया गया आपको एलाइलिक, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट दिया गया आपको बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और नेक्स्ट दिया गया टर्शरी, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आप देखो तो ये सबसे कम है, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में तो क्या आ गई है, एलाइलिक में भी और बेंजाइलिक में भी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ गई ना कार्बोकेटाइन की, ये भी इसको दे रहा है और ये भी दे रहा है, -R इफेक्ट से कार्बोकेटाइन को दोनों स्टेबल कर रहे हैं। और ये किससे कर रहा है, +H इफेक्ट से, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें 9 बनेंगे ड्यू टू 9 अल्फा हाइड्रोजन और इसके अंदर सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपके पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होने की वजह से ये आपका लेस स्टेबल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ड्यू टू रेसेमाइजेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमाइजेशन क्या होता है, जब आपके पास SN1 रिएक्शन होती है उसमें आपके एक स्टेप पे कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब जो भी आपके पास सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, वो आपका फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। तो आपके पास यहाँ क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है और एक रिटेंशन भी होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां भी लग सकता है और न्यूक्लियोफाइल आपका यहां भी लग सकता है, ठीक है। तो ये आपका किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रेसेमाइजेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। अगर मान लो यहाँ पे मैं तीनों ग्रुप अलग लेती,
कोई कायरल, ये तो आइडेंटिकल है क्योंकि यहाँ तीनों ग्रुप सेम है, कायरल कार्बन नहीं है तो इनैंशियोमर भी नहीं होंगे, या आइडेंटिकल होंगे। बट अगर कुछ ऐसा आ जाता आपके पास, अगर कुछ ऐसा जनरेट होता तो ये आपका कायरल सेंटर बनता। अब दोनों कंपाउंड आपके अलग अलग होते, दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होते। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, जो ऑप्टिकल रोटेशन को, एक अगर राइट में रोटेट कर रहा है, मतलब अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होना चाहिए। तो अब क्या होगा, देखो अगर एक ने इतने एंगल पे रोटेट किया, ठीक है, तो दूसरा क्या करेगा, वापस से उसको उसी एंगल पे ले आएगा, क्योंकि उसने लेफ्ट, जितना एक राइट में लेके जा रहा है दूसरा उतना ही लेफ्ट में लाएगा, तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना। तो क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो जाती है दोनों की, ठीक है, और दोनों इनैंशियोमर होते हैं, इसी वजह से कैंसिल होती है। तो अब आपके ऑप्शंस देखते हैं क्या होगा। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिले पर हर बार कंपल्सरी नहीं है। अब कंपाउंड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज ऑब्टेन्ड, नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। एन इनैंशियोमर इज ऑब्टेन्ड, एक नहीं मिला आपको, दो इनैंशियोमर का एक मतलब पेयर मिलता है इनैंशियोमर का, सिर्फ एक इनैंशियोमर नहीं मिलता। तो टू इनैंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन आर ऑब्टेन्ड, इसी वजह से रेसिमाइजेशन होता है कि 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है, दोनों इनैंशियोमर आपके इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आपके पास ऑप्शन 4 जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा, और 4 वाले के लिए ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बाय SN2। अब SN2 में क्या होता है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वहां पे बैक साइड अटैक उतना ही फेवरेबल होगा जितनी आपके ग्रुप के पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर क्या होता है वैसे तो, कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सबसे ज्यादा प्राइमरी की रिएक्टिविटी होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर बना के देखें, किस किस का पूछा गया है, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड कैसे बनेगा, यहाँ पे C और यहाँ पे I, ठीक है। देन आपके पास है N प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्लोरीन, फिर है इथाइल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्लोरीन, और फिर है मिथाइल आयोडाइड। अब हमने ये तो देख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन यहाँ तो सारे ग्रुप प्राइमरी आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है I, फिर Br, देन Cl, देन I, ठीक है, सॉरी देन F। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, या तो इसकी या इसकी। अब बैक साइड अटैक होना है, इसके अंदर इतना बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बैक साइड अटैक किसके अंदर फेवरेबल होगा, सबसे ज्यादा आपका आयोडीन में। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका हो गया मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ए और डी हैं ये तो पूरी तरह से गलत हो गए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसमें और इसमें, तो यहाँ देखो भले ही आयोडीन आसानी से जा रहा है लेकिन बैक अटैक होगा तभी तो आयोडीन जाएगा ना। तो आयोडीन का अटैक किसमें सबसे फेवरेट, मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक सबसे ज्यादा किसमें फेवरेबल है, इन तीनों में से आपके सेकंड वाले में, क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी CH2 CH3, अगर मैं कंपेरिजन करूं तो, ठीक है। तो इसलिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, फिर आएगा आपके पास एन प्रोपाइल क्लोराइड, और फिर आएगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें अटैक इतना फेवरेबल नहीं है। भले ही लिविंग ग्रुप अच्छा है पर लिविंग ग्रुप तो सिर्फ तभी काम कर सकता है ना जब आपका बैक से कोई ग्रुप आ सके, जब आ ही नहीं पा रहा है इतने बल्कि ग्रुप की वजह से तो लिविंग ग्रुप का काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो सबसे पहले आएगा वो आएगा मिथाइल आयोडाइड, देन आएगा इथाइल क्लोराइड, फिर एन प्रोपाइल क्लोराइड, और फिर उसके बाद आएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। फिर बोला गया है कि इनमें से कौन से वाला डेरिवेटिव आपका आसानी से फिनोलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन तो लगा ही हुआ है, ठीक है, अब नाइट्रो लगा रखे हैं उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे आपके पास ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और ऑब्वियस सी बात है जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज भी कर पाएंगे। तो देखो 4 पे नाइट्रो होने का मतलब क्या है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप होना। 3 पे नाइट्रो होने का मतलब है कि मेटा पे नाइट्रो होना, 1 3 का मतलब मेटा होता है ना। 2 4 पे होने का मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे है, और उसके बाद 2 4 6 का क्या मतलब है कि यहां भी नाइट्रो, यहां भी, और यहां,
ठीक है। तो देखो जितने ज्यादा आपके पास, ये वाला तो वैसे ही हट गया ऑप्शन, अगर मैं इन दोनों में भी देखूं तो आपके पास इसमें पैरा पे और इसमें मेटा पे है। मेटा वाला तो वैसे ही स्टेबलाइज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कौन कर पाएगा, जब आपके पास तीनों पे नाइट्रो होगा। तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा और OH आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतना आपकी इस रिएक्शन में टेम्परेचर आपको कम देना पड़ता है। अगर मैं कोई भी नाइट्रो ग्रुप ना लगाऊं, यहाँ पे सिंपल Cl की कराऊं, तो हमें 623 केल्विन और 300 एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग इतना टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, जो आपकी डॉल्स प्रोसेस भी है, जिससे आप एल्काइल हैलाइड को फिनॉल में कन्वर्ट करते हो। ठीक है। तो जब आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ तो हमारे को क्या करना है, NO2 लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्श आपको नहीं चाहिए होंगी और आसानी से रिएक्शन भी हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन डी है जो इसका वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वाला आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट फास्टेस्ट रेट देगा। तो यूनिमोलिकुलर मतलब SN1 रिएक्शन। ठीक है, हमें यहाँ पे कौन सी देखनी है, SN1 रिएक्शन देखनी है। SN1 का हमने ऑर्डर पढ़ा हुआ है, क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। या फिर ये देखना होता है कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर Cl जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा लेकिन उससे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी बनेगा क्योंकि दो बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपके पास टर्शरी बनेगा और यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव होता है, हेलोएरीन है। ठीक है, इसमें इस कार्बोकेटाइन को आपकी तीनों बेंजीन रिंग स्टेबल कर रही हैं, इस वजह से इसके अंदर आपकी SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड SN1। यहाँ भी वही पूछा गया है। देखो कार्बोकेटाइन बना के देखो, अगर यहाँ से गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें गया तो यहाँ और इसमें गया तो यहाँ। ठीक है, ये भी आपकी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है क्योंकि एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, यहाँ भी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे दो बेंजीन रिंग की वजह से रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और इसमें तो आपका इस वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ इस रिंग का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई भी रिजोनेंस नहीं है। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन आपकी ऑप्शन ए में आ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा जो फास्टेस्ट SN1 देगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो कार्बन हम देख रहे हैं उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट कार्बन देखो इस पे 3 H लगे हुए हैं तो वैसे ही हट गया ये। यहाँ पे भी 2 H लगे हुए हैं, ये भी कैंसिल। यहाँ भी 2 H है, इस पे भी 3 H है। सिर्फ एक ये कार्बन है जिसपे एक H एक OH है, पर इस पे क्या हो गया, ये चेन और ये चेन आपकी सेम है, बिल्कुल सेम ग्रुप आ गए, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सेकंड में देखो ये कार्बन इस पे एक H है एक OH है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इतनी बड़ी चेन है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, इसलिए ये आपका कायरल है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ H है यहाँ CH3 है, लेकिन ये दोनों सेम हो गई हैं। और इसमें इस कार्बन को देखो यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 और ये ग्रुप भी सेम, तो सिर्फ आपका ऑप्शन बी में ही कायरलिटी है, तो वही आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, CH3 के पैरा पे Cl लग रहा है। कब लगता है ये, जब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्लोरीन के साथ एक लेविस एसिड चाहिए होता है ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा सके। ठीक है, FeCl3 या AlCl3 ये क्या करते हैं, Cl बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे FeCl4 नेगेटिव बना देंगे, जिससे आपके पास Cl पॉजिटिव जनरेट होगा और बेंजीन रिंग उस पर अटैक कर सकती है। सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा बनते हैं और पैरा आपका मेजर होता है, पर उन्होंने यहाँ सिर्फ दे रखा है पैरा, तो आपको सिर्फ रिएजेंट बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको करेक्ट नेम बताना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास IUPAC का क्वेश्चन है, वहां पे अगर आपको कोई भी कंडेंस फॉर्म मतलब एक से ज्यादा कार्बन की कोई भी चेन आपको इस टाइप से लिखी हुई मिले, तो पहले आप उसको ओपन करोगे तब उसका नाम दोगे। अगर मैं C2H5 को ओपन करूं तो क्या बनेगा, CH2CH3। तो देखो ओपन करने से क्या फर्क पड़ा, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाते तो आपका नाम गलत हो जाता। अब आपका ये क्या बन गया है, मेन चेन का पार्ट बन गया है। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये आपकी शॉर्ट चेन बनती थी कार्बन की। ठीक है, तो 2 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। और ब्रोमो और मिथाइल में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमो, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो अब आप अगर डायरेक्ट कर देते तो इसमें इन्होंने ये ऑप्शन भी दे रखा था कि 2 पे इथाइल
तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। इसलिए कभी भी कोई भी कंडेंस्ड फॉर्म दी हो, इवन चाहे वो 2 कार्बन की या 3 के जितने की भी, आपको पहले उसको ओपन करना है, तब आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको दिया गया है एल्काइल हैलाइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C5H11Br। ठीक है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पे आपको एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एक्स एंड वाई के 4 कंपाउंड उन्होंने क्या दिया, CH3COH प्लस CH3COCH3। ठीक है, देन है आपके पास CH3 ट्वाइस CH और CHO एंड देन है HCHO। अब ना पहली बात तो आपको ना 4 मतलब टोटल 5 चाहिए, तो आपको 5 वाला ही कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ये नहीं कि आप किसी को भी किसी के साथ अटैच कर दो। तो 1 2 3 4 5 देखो, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके अंदर भी क्या है, एक तो आपका साइड चेन में गया है 1 2 3 4 और 5 कार्बन की यही चेन बन गई। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का करती तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 की बनती, तो ये दोनों भी नहीं कंबाइन कर सकते और इन दोनों में भी ये 4 की बनती। तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि ये दोनों आपको एक से मिले हैं और ये दोनों आपको एक से मिले हैं। ठीक है, अब एल्कीन की ओजोनोलिसिस कैसे हमें देती है कंपाउंड्स, देखो अगर मैं आपको ये एल्कीन दे दूं तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे CH आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है, आपको 2 एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। रिडक्टिव में आपकी एल्डिहाइड कीटोन तक ही रुक जाती है रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेटिव हो तो ये आपका जो भी एल्डिहाइड बनते हैं फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला हमें ये वाले मिले हैं, जब हमने डबल बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह ऑक्सीजन लगाया तो हम ऑक्सीजन को हटा के वहां डबल बॉन्ड भी तो लगा सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाले देखो क्या बनेगा, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। मैं इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ से हटा के अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्या है यहाँ पे CH और CH3 और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब आप इसका नाम लिख के देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4, मतलब आपके पास 2 पे मिथाइल, क्योंकि यहां से इसको भी 2 ही मिलेगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, एक तो हमें मिल रही है ये, ओके, उसके अलावा दूसरी आपको क्या मिल रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो CH3 ट्वाइस CH C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे आपके पास H लगा हुआ है और इस पे आपके पास H2 लगा हुआ है। अब इसका नाम अगर मैं लिखूं तो 1 2 3, ठीक है, 3 पे आपके पास मिथाइल है और ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो आपको ना ये दोनों क्या मिलनी चाहिए, एल्कीन्स मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ कभी कब पॉसिबल है, देखो पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 ट्वाइस CH CHBr और CH3। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से H और Br निकालूंगी तो आपके पास ये वाली बनेगी, अगर मैं यहां से Br और H निकालूंगी तो आपके पास ये वाला बनेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो हमारा ब्रोमाइड है, जो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है वो ये है, तो इसका नाम क्या होगा आपके पास, 2 पे ब्रोमो 1 2 3 या 1 2, हाँ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने कंक्लूजन के स्ट्रक्चर बना लो और उससे फिर आप अपने रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर पे पहुंचोगे। ठीक है, आपको ये एल्कीन बना के देखनी, तो अब आप क्या कर सकते थे, एक H और Br यहाँ ऐड कर दो, एक में ऐड करके देखो कि आपको ये दूसरे वाली मिल रही है, या आप इसमें ऐड करके देख लो कि आपको यहाँ से अगर मैं रिमूव करती हूँ तो माइनर ये मिल रहा है, ये आपकी माइनर होती है, सेट-जेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर होती है, पर मिलती यही दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के सारे PYQs खत्म होते हैं। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।